तो डियर स्टूडेंट्स, एंशिएंट इंडिया के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग एंशिएंट इंडिया में मौर्योत्तर काल यानी पोस्ट मौर्य पीरियड पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने देखा कि मौर्यों के डिक्लाइन के बाद भारत पॉलिटिकल डिसइंटीग्रिटी का शिकार हुआ और उसके बाद देशी रियासतों के अंतर्गत शुंग, कन्व और सातवाहनों ने शासन किया। मौर्योत्तर काल की एक राजनीतिक क्षेत्र में एक विशेषता ये भी थी कि विदेशी आक्रमण भी इस समय में हुए। जिन आक्रमणों में हम लोगों ने हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक आक्रमण को पढ़ा, उसके बाद शक, पहलव, ये भी आक्रमण हुए। एक चौथा आक्रमण है या विदेशी जाति है जो भारत में आके सत्ता स्थापित करती है, और वो है कुषाणों का। इसमें एक महत्वपूर्ण शासक है कनिष्क, जो आमतौर पे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आज का क्लास हम लोग इसी कुषाण डायनेस्टी को और उसके महत्वपूर्ण शासक कनिष्का को पढ़ने जा रहे हैं। जहां तक कुषाण डायनेस्टी का प्रश्न है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इनके जानकारी का स्रोत क्या है। आखिर कुषाणों के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो इसमें दो नई जानकारियां हैं। एक चीनी लेखक है पान कू, इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सिएन हुआनसू, और इसी प्रकार से एक दूसरा राइटर है जिसका नाम है फानसू। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हाउ हुआनशू। इस किताब की विशेषता ये है कि जो कुषाण डायनेस्टीज है उसका संबंध हूनों से था, और हून चीन की एक जाति थी। तो ये पान कू में हमें आरंभिक हूनों के बारे में जानकारी मिलती है, और हून से संघर्ष के कारण ही कुषाणों का उदय होता है। और फानसू नामक पुस्तक से हमें मध्य से अंत तक हूनों की जानकारी हम लोग को मिलती है। और ये दोनों समय ऐसा था कि हूनों का संघर्ष जो है वो कुषाणों से होता है, और उसी से हमें कुषाणों के उदय का पता चलता है। एक और अभिलेख है जिससे भी हमें कुषाणों के बारे में जानकारी मिलती है। ये तो पुस्तक है। एक अभिलेख है पहलव शासक गोंदोफर्निस। ये काफी महत्वपूर्ण शासक है पहलवों का, और इसने एक अभिलेख जारी किया था जिसका नाम था तख्ते बही अभिलेख। तो इससे भी हमें कुषाणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा विदेशियों के विवरण को अगर देखें तो दो विवरण काफी महत्वपूर्ण हैं। एक, और दोनों चीनी हैं, एक विवरण जो है फाहियान का है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया, और दूसरा विवरण वेनसांग का है जो हर्षवर्धन के समय में भारत में आया। तो इनके विवरण भी हम लोगों को कुषाणों के बारे में
जानकारी प्राप्त करते हैं। ये वो महत्वपूर्ण स्रोत है जिन स्रोतों के माध्यम से हम कुषाणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा भी जो हम लोग बौद्ध टेक्स्ट पढ़ते हैं, उन बौद्ध टेक्स्ट से भी जो है हम लोगों को कुषाण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। खास तौर से कनिष्क के दरबार में जो रहा करते थे वसुमित्र, अश्वघोष, इन लोगों के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई उससे और विस्तार पूर्वक हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है। तो ये वो स्रोत हैं जिन स्रोतों से हम लोग कुषाणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब इससे इंट्रोडक्टरी क्लास में दूसरा टॉपिक जो होता है वो ये कि आखिर कुषाणों का उदय कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ कुषाण। तो अगर कुषाणों के उदय पर हम लोग दृष्टि डालते हैं, ओरिजिन ऑफ कुषाण, तो एक चीन के सीमावर्ती क्षेत्र है, यानी बॉर्डर एरिया है, ठीक है, जिसका नाम है पानसू। ये इलाके का नाम है, ठीक है। और इसी पानसू नामक क्षेत्र में, हम क्षेत्र लिख देते हैं ताकि आपको बाद में समझ में आए, एक जाति रहती थी जिसका नाम था यूची। यूची क्या थी? एक कास्ट थी, जैसे मंगोल एक कास्ट होता है, उसी ढंग से यूची एक जाति थी जो कहाँ रह रही है, तो चीन के सीमावर्ती क्षेत्र में जो पानसू एक स्थान है, एक क्षेत्र है, वहीं यूची जाति जो है वो रहा करती थी। अब देखिए, जो आप नक्शा अगर देखेंगे हम, तो जो एक बार आपको नक्शा दिखलाए थे प्रीवियस क्लास में इंडो ग्रीक इन्वेजन्स के समय में, तो उसको थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, आप तो पाएंगे कि हमने हिंदू कुश पर्वत को दिखाया था और उसमें दिखलाया था कि हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में बैक्ट्रिया का क्षेत्र था जो तुर्किस्तान और उज्बेकिस्तान में फैला हुआ था। तो उसी बैक्ट्रिया के क्षेत्र के अगर पश्चिम की तरफ आप बढ़ेंगे तो जो चीन का बॉर्डर जहां से शुरू होता है वहीं पर यह जाति रहा करती थी। क्लियर? अब देखिए कि इस क्षेत्र पर एक चीन की जाति थी जिसका नाम था हुंगनू। ये हुंगनू ही वास्तव में हुन है। हुन का भी आक्रमण भारत पर होता है इस पीरियड में। तो हुंगनू ने क्या किया कि यूची जाति को, यानी इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। किस पर? पानसू क्षेत्र पर। अब इस आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि जो यूची जाति थी वो, और भी बहुत सा इलाका है, हम डायरेक्ट आ रहे हैं जिससे आपको आसानी हो। यूची जाति क्या हुई? सिरदरिया में आकर के बस गई। ठीक है? सिरदरिया में जब आती है ये, तो यहां भी एक और कास्ट है जिसका नाम है शक, वो आक्रमण कर देता है। नतीजा के तौर पर सिरदरिया से भी इनको जाना पड़ता है और फिर बैक्ट्रिया में आकर कर करके वो लोग रहने लगते हैं। कौन? यूची जाति। ठीक है? बैक्ट्रिया में आने के बाद इसके पहले जो घटना होती है वो ये कि पानसू क्षेत्र में जब यूची जाति पर हुंगनू का आक्रमण होता है तो ये यूची जाति एक्चुअली में 5 भागों में बढ़ जाती है। कितना? 5 भागों में विभाजित हो जाती है।
और इसी 5 भाग में से एक भाग जो था वो कुओशांग था। ये जो 5 भाग में विभाजित हुई यूची जाति, ये कुओशांग उन 5 में से सबसे बड़ा भाग था। बात समझ में आई? तो जब ये हुआ था कहाँ, तो पानसू क्षेत्र में जो हुंगनू का आक्रमण हुआ था, उसी समय ये 5 पार्ट में बढ़ गए थे, यानी 5 खंडों में बढ़ गए थे। तो जब बैक्टीरिया में ये लोग रहने लगे, तो इस बैक्टीरिया क्षेत्र में एक परिवर्तन ये होता है कि जो कुओशांग था उसका एक शासक हुआ या सरदार कह लीजिए, इसका नाम था कुजुल कैडफिसेस। कुजुल कैडफिसेस थोड़ा टफ है, इसलिए हम इस ढंग से आपको लेकर चल रहे हैं कि चीजें याद होती हुई, फिर दोहरा देंगे, ठीक है। ये कुजुल कैडफिसेस ने क्या किया, तो 2 काम किया। कितना काम किया? 2। पहला काम तो ये किया कि 5 जो यूची कबीले थे, जो हुंगनू के आक्रमण के कारण 5 भाग में बढ़ गए थे, तो 5 यूची कबीलों को संगठित कर लिया और ये 5 यूची कबीलों का नेता बन गया, यानी राजा बन गया। और अब ये जो कुओशांग थे वो अब अपभ्रंशित होकर करके कुषाण कहलाए। बात समझ में आई? है कुषाण एक्चुअली में यूची, लेकिन किस ढंग से कुषाण कहलाए वो आप देख लीजिए। उसके बाद दूसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ वो ये कि इसने कंधार और अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से ये एक व्यवस्थित क्षेत्र का शासक बन गया। लेकिन जो आरंभ में इसके सिक्के मिलते हैं कुजुल कैडफिसेस के, उसमें एक हरमोयस नाम का शासक का वर्णन है। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि कुजुल कैडफिसेस ने शासन कब से कब तक किया, तब आपको बातें समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो इसका जो शासन काल हम लोगों को मिलता है वो 15 से 65 ईसा पूर्व तक, 15 टू ईसा पूर्व नहीं, ईसवी 15 टू 65 एडी। तो इस क्रम में ये करता क्या है, कि इसके जो सिक्के जारी इसने किए थे वो सिक्के 2 प्रकार के जारी हुए। ऐसे आप समझिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। एक आरंभ के सिक्के, यानी जैसे ही गद्दी पर मान लिया जाए 15 ईस्वी में बैठा तो, और एक बाद के सिक्के। तो आरंभ का जो सिक्का उसने जारी किया उसमें हरमोयस का नाम था, और जो बाद में किया उसमें उसका स्वतंत्र नाम था। इससे इतिहासकारों का यह विचार है कि आरंभ में उसकी स्थिति सामंती थी। आरंभ में स्थिति क्या थी?
एक सामंत था, किसका? हर्मोएस का। परंतु बाद में वो क्या हो गया? एक स्वतंत्र शासक की तरह शासन करने लगा। बाद में वो स्वतंत्र शासक हो गया। और अंतिम बात ये, या पांचवी बात ये, कि ये जो सिक्के थे उसने, वो तांबे का उसने जारी किया। ये सारे के सारे जो है ऑब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव में भी आपका जाएगा, लेकिन हम इस ढंग से आपको लेके चल रहे हैं कि इससे संबंधित अभी तक जितने प्रश्न आए हैं या आ सकते हैं, वो सभी को हम इसमें समाहित या अकोमुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। टॉपिक बहुत टफ है, इसलिए एक बार फिर से हम दोहरा देना चाहते हैं ताकि आपको स्मरित हो जाए, मेमोराइज हो जाए। ये तो खैर जो सेक्शंस है वो सेक्शंस कौन सा है? तो सोर्स के बारे में। तो सोर्स में आपको याद करना पड़ेगा कौन कौन से सोर्स हैं, हमने बता दिया। ये दूसरा जो सेक्शंस है वो ओरिजिन ऑफ कुशाना का है, कि आखिर कुशान का ओरिजिन कैसे हुआ। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि पोस्ट मौर्य पीरियड में फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे हैं, और एक नहीं था, अनेक इन्वेजन्स हुए, जिसमें कुछ हिंद यूनानियों ने किया, कुछ शकों ने किया, कुछ हुनों ने किया, कुछ पहलों ने किया। और एक और है जो कुशान इन्वेजन्स होता है, कुशान का आक्रमण होता है, तो वो हम लोग आज के क्लास में पढ़ रहे हैं। तो कुशान भारत की जाति नहीं थी, बल्कि बाहर की जाति थी। तो हम लोग को इसका ओरिजिन देखना है। ओरिजिन में संक्षेप में जो बातें हमको बतानी है आपको, ये कि ये लोग एक्चुअली में चीन का एक सीमावर्ती, प्रॉपर चीन में है भी नहीं, चीन के बगल में, यानी चीन का पूर्वी भाग में जो सीमा है, जो मिलता है किससे? तो जो रशिया का इलाका है, यानी तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब के तरफ में, तो वहीं पानसू एक क्षेत्र है, और यांगजी, वहीं ये यूची जाति रहा करती थी, बड़ी शांति से रहती थी। लेकिन जो पीरियड था, उस पीरियड में जो राजनीतिक व्यवस्था थी, पॉलिटिकल सिस्टम थी, उसमें यह था कि हर राजवंश या राजा का ये नियम था कि जब तक अपना विस्तार हम नहीं करेंगे तो फिर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। यानी राजतंत्र में, मोनार्की में एक थ्योरी प्रचलित था जिसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वही जीवित रह पाएगा जो योग्य हो। तो राजनीति में योग्यता प्रमाणित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए जरूरी था कि वो अपने बगल के या दूसरे साम्राज्यों को पराजित करे और उसको अपने अंग बना ले। तो इस प्रचलित नीति के तहत एक जाति थी जिसका नाम था हुंगनू, जिसको हुन कहा जाता है। इसका आक्रमण भारत में भी हुआ है। इसने क्या कर दिया? तो इस पानसू क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। अब बात समझ में आई? जैसे ही आक्रमण किया तो जो यूची जाति थी वहां से माइग्रेट कर गई, क्योंकि हार गई, और माइग्रेट करके बहुत सारे इलाकों तक क्रॉस कर करके हम उसको बाईपास कर दे रहे हैं, सिरदरिया में पहुंचती है, और सिरदरिया से भी इसको एक वहां की जाति, स्थानीय जाति भगा देती है। तो अंत में वो बैक्टीरिया में आकर के अस्थायी रूप से रहने लगती है। तो यही से इसका उदय होता है, बैक्टीरिया से। इतनी बात समझ में आई? लेकिन एक घटना इस पानसू क्षेत्र में यह घटा था कि इसी समय जो यूची जाति थी वो 5 डिवीजन इसका हो गया, यानी ये लोग बट करके 5 जगह भाग गए, एक नहीं रहे। तो जब बैक्टीरिया में इनका अस्थायी रूप से निवास हुआ, कुछ शक्ति बनी, तो ये जो 5 भाग में बटे थे उसमें से एक भाग, जो बड़ा भाग था जिसने बैक्टीरिया पर कब्जा किया, उसको कुओशांग, चीनी भाषा में कुओशांग का मतलब ही होता है बड़ा भाग, तो उसने अधिकार किया, और उसका एक शासक था जिसका नाम था कुजुल कैटफिसेस। तो इस प्रकार से, और यही कुओशांग बाद में चल के क्या हो गया? कुशान हो गया। तो कुजुल कैटफिसेस जो शासक बना, और उसने क्या किया कि जो 5 भाग में बट गए थे यूची जाति, उसको संगठित किया।
ये पहला जो था इसका उपलब्धि था, ये अचीवमेंट था। और दूसरा अचीवमेंट क्या था कि सिर्फ अपने लोगों को ही ऑर्गेनाइज नहीं किया इसने, बल्कि बैक्टीरिया से बढ़ते हुए कंधार और अफगानिस्तान का जो एरिया, कंधार आज का पाकिस्तान में है, जो ऊपरी भाग है, सॉरी अफगानिस्तान का ऊपरी भाग है, और बाकी अफगानिस्तान का मतलब नीचे वाला भाग भी, ये पूरा उसके अधिकार में आ गया। नहीं, बैक्टीरिया से लेकर के अफगानिस्तान तक, तो एक बड़े साम्राज्य का मालिक हो गया ये। पीरियड इसका जो मिलता है वो 15 से लेकर के 65 ईस्वी तक, और उसके बाद के इसके बारे में जो जानकारी का मुख्य स्रोत है वो है इसके द्वारा जारी किए गए सिक्के। तो इसने जो सिक्का जारी किया वो तांबे का जारी किया, इसके बाद जो शासक है वो तांबा और सोना दोनों का जारी करेगा। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद सिक्के से हमें जो जानकारी मिलती है वो कि सिक्के में दो तरह की बातें हैं। शासन के आरंभिक समय में जो उसने सिक्के जारी किए उसमें एक तरफ उसका नाम है और दूसरी तरफ एक और शासक हरमोइस का नाम है, जो एक बैक्ट्रियन शासक था। तो उसने जो है इतिहासकारों में ये विचार पैदा किया कि आरंभिक समय में जो कुजुल कैटफिशेस था वो सामंत था हरमोइस का, लेकिन फिर बाद का जो सिक्का मिलता है उसमें सिर्फ कुजुल कैटफिशेस का नाम मिलता है। तो जिससे ये पता चलता है कि उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब एक बात और है जो हम छोड़ चुके थे, इसके सिक्के में जो उपाधियां धारण की गई है उससे ये पता चलता है कि इसका जो धर्म था वो बौद्ध था। ठीक है, तो इस तरीके से कुजुल कैटफिशेस इस वंश का प्रथम शासक हुआ। किस वंश का? कुषाण वंश का। और कुषाण डायनेस्टी के उदय में इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। बात समझ में आई है? अब इसी से जुड़ा हुआ अगला कड़ी है, तब हम मेन टॉपिक पे आएंगे कनिष्का पर। ये सारा का सारा आपको क्या है, अभी आप पढ़ रहे हैं कुषाणों का उदय। अब देखिए साहब, दूसरा जो शासक है उसका नाम है वीम कैडफिसेस। क्या नाम है? वीम कैडफिसेस। इसके बारे में जो बात पता चलता है वो कि इसका शासन काल अगर हम लोग देखेंगे तो 65 एडी से लेकर करके 78 एडी तक है, ईस्वी तक। ठीक है, इसके साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने तांबे के साथ साथ सोने के भी सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के जारी किए। तो ये दो प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हम बार बार बोल रहे हैं, प्रश्न तो सभी इंपॉर्टेंट है। वो ये कि कुजुल कैटफिशेस जो है तांबे का सिक्का जारी करने वाला है और वीम कैटफिशेस जो है वो सोने का सिक्का जारी करने वाला है, तांबे के साथ साथ। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि जब पूछता है आदमी पढ़ते समय ध्यान नहीं देता है, और ये इस प्रश्न आ जाएगा कि कुषाणों में किसने सोने के सिक्के जारी किए, या मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रांताओं ने किसने सोने के सिक्के जारी किए, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप अभी क्लास में ही इस बात को तय कर लीजिए कि कुषाण डायनेस्टी में या फॉरेन इन्वेजन जो पोस्ट मौर्यन पीरियड में हो रहा है उसमें सिक्का जारी करने वाला कोई डायनेस्टी था तो कुषाणों का डायनेस्टी था। और उसमें भी जो तांबे का सिक्का सबसे पहले जारी किया गया उसके पहले शासक कुजुल कैटफिशेस के द्वारा जारी किया गया।
और जो सोने का सिक्का जारी किया गया वो भीम कैडफिसेस था। इसके साथ साथ इसके सिक्कों से जो हमें जानकारी मिलती है वो ये, तीसरी बात इससे जुड़ी हुई वो ये कि ये शैव का उपासक था, यानी ऊपर वाला शासक जो था बौद्ध था, लेकिन ये क्या था, शैव का उपासक था। तो इतनी सारी बातें आरंभिक शासकों के क्रम में आपको पढ़ना है। तो आरंभिक शासक में नहीं, कुषाणों के उदय के कॉन्टेक्स्ट में, कुषाणों का उदय के कॉन्टेक्स्ट में क्या बात पढ़नी है आपको, तो यूची जाति के थे ये लोग और चीन के सीमावर्ती क्षेत्र में ये लोग रहते थे। हुंगनू नामक जाति ने इस पर आक्रमण किया, तो विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए सिरदरिया पहुंचे, वहां से बैक्ट्रिया पहुंचे और फिर कुओशांग नाम की जो बड़ी शाखा थी उसने बैक्ट्रिया में सभी पांचों को एकत्र किया और ये जो ऑर्गेनाइज करने वाला व्यक्ति था वो था कुजुल कैडफिसेस, इसलिए ये प्रथम शासक माना जाएगा और यहीं से ओरिजिन होता है कुषाणों का। अब बात समझ में आएगी। इसके महत्वपूर्ण काम मैंने आप बताया और उसके बाद जो दूसरा शासक बन रहा है वो भीम कैडफिसेस, और दोनों के विवरण हमने आपको बता दिए। लेकिन शुरू में हमने कहा था कि इस वंश का महत्वपूर्ण शासक कनिष्का है, तो असल अध्ययन का विषय हम लोगों का कौन होगा, कनिष्क। इतनी सारी बातें जो हमने बताई आपको, ये इसका एक इंट्रोडक्शन था, किसका, कुषाण डायनेस्टी का, या कनिष्क के आने की पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड था। अब हम तीसरे शासक यानी कनिष्का पर आते हैं। हटाएं इसको। तो तीसरा जो शासक था वो था कनिष्क। इसका अगर पीरियड आप हमसे पूछेंगे, हालांकि बहुत विवाद है, तो 78 से 115 ईस्वी माना जाता है। ठीक है। इसमें जो बातें इसके इंट्रोडक्टरी में है कि इस कनिष्क के आरंभिक जीवन के बारे में, जो अर्ली लाइफ था इसका, इस अर्ली लाइफ के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं, और ना कोई स्रोत हमें जानकारी देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, दूसरी बात इस कॉन्टेक्स्ट में, कि कैडफिसेस से इसका संबंध भी निर्धारित नहीं है। कैडफिसेस से संबंध भी निर्धारित नहीं है। मतलब ये कि ये कौन था, कैडफिसेस से क्या रिलेशन थे इसके, क्या उसका पुत्र था भीम कैडफिसेस का, या क्या उसका भाई था, कौन था, या फिर ये एक स्वतंत्र रूप से उदित हुआ, इससे कैडफिसेस का कोई रिलेशंस नहीं था। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर हमें कुषाणों से संबंधित जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं, वो नहीं देते हैं। सिर्फ इतना हम लोग को मानकर चलना पड़ेगा कि कनिष्क कुषाण डायनेस्टी का तीसरा शासक था, और तीसरा ही शासक नहीं था बल्कि सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसी के कारण कुषाण वंश को है विश्व इतिहास में जाना जाता है। ये डायनेस्टी इतनी महत्वपूर्ण थी कि उस समय के रोम और पार्थिया डायनेस्टी के समतुल्य थी। जितना बड़ा डायनेस्टी रोम था, उतनी ही बड़ी या उससे बड़ी डायनेस्टी कुषाणों की थी। ये एकमात्र ऐसा समय है कि भारतवर्ष का सीमा का विस्तार अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि सोगडियाना यानी बैक्ट्रिया तक हो गया था। बाकी किसी भारतीय शासक ने या भारत में शासन करने वाले राजाओं ने इतने लंबे क्षेत्र का विस्तार नहीं किया जितना कुषाणों का विस्तार था या कनिष्कों के द्वारा विस्तार किया गया। बात समझ में आई?
तो ऐसी परिस्थिति में अब जो अगला टॉपिक है, जो मेन बॉडी है, वो उस पर हम लोग आते हैं और वो टॉपिक हम लोग का होगा कनिष्क की उपलब्धियां। उपलब्धियां, ठीक है। कनिष्क लिखने के बाद इतनी सारा एक या दो लाइन में लिख दीजिएगा ये बात कि ऊपर वाले शासकों से क्या रिलेशंस था ये पता नहीं है, और उसके बाद आप डायरेक्ट आएंगे कि कनिष्का ने कौन कौन से काम किए या क्या इसकी उपलब्धि है। तो उसमें सबसे पहला जो हम लेते हैं कनिष्का की उपलब्धि, वो साम्राज्यवाद। यानी इंपेरियलिज्म। देखिए, इसको उत्तराधिकार में कौन कौन मिला? तो कुजुल कैटफिशेस ने अफगानिस्तान उसके पास था, कंधार उसके पास था, और वीम कैटफिशेस ने सिंध पर कब्जा किया अपने शासनकाल में, ये हम नहीं बता पाए उसमें, और पंजाब पर। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र था अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक, वो तो इसको विरासत में मिला, यानी उत्तराधिकार में मिला। किसको? कनिष्क को। बात समझ में आ रही है ना? मतलब कुषाण डायनेस्टी में इतना बड़ा क्षेत्र पहले ही से शामिल था, ये कनिष्क को विजित नहीं करना पड़ा, बल्कि कुषाण डायनेस्टी का शासन होने के कारण ये इतना क्षेत्र उसको मिल गया। उसके बाद उसके शासनकाल में जो विजय होता है वो हम लोग को देखने की जरूरत है। तो इसके द्वारा किया गया जो विजय अभियान है, उसमें एक कुल 12 अभिलेख मिले हैं इसके। कितना? तो वाराणसी अभिलेख से प्लस वाराणसी में सिक्के भी मिले हैं, इससे बनारस तक उसके विस्तार का पता चलता है। अभी कुछ वर्षों पहले तक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर शर्मा, उन्होंने कौशाम्बी में उत्खनन करवाया। कहा? कौशाम्बी कहाँ था? इलाहाबाद के पास। और कौशाम्बी में जो उत्खनन करवाया तो यहां से कुषाण बस्ती के अवशेष मिले, यानी जिसको कुषाणों ने बाज़ाब्ते तौर पे बसाया था। तो इस ढंग से ऐसा नहीं है कि खाली बिहार के निकट आके बनारस पर कब्जा कर लिया और बीच का क्षेत्र गायब था, बल्कि पंजाब से लेकर के बनारस तक उसकी ये चीजें प्रमाणित होती है। इसके अलावा एक है सुई, हम वो शब्द लिख रहे हैं जिसके लिखने से कोई क्षेत्र उसके साम्राज्य में शामिल होने को प्रमाणित होता है। प्राचीन काल में शासकों का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक था, ये अभिलेखों के माध्यम से, वहां पाए गए सिक्कों के माध्यम से पता चलता है। और उस हिसाब से जो है ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस भी कभी कभी राइज कर दिया जाता है कि ये कहाँ पाया गया और यहाँ से पाए जाने का क्या अर्थ है। तो उसी ढंग से सुई बिहार अभिलेख, सुई बिहार अभिलेख से हम लोगों को उसके भागलपुर तक के इलाका तक कब्जा करने का पता चलता है। इसके अलावा कश्मीर में
चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करता है वो, तो इससे क्या पता चलता है कि कश्मीर भी कुषाण डायनेस्टी के अधीन था, तभी ना वहां 6 महीने तक उसने बौद्ध संगीति करवाया। अगर नहीं होता तो कैसे करवाता। इसी प्रकार से विंध्याचल में एक अभिलेख मिला है, तो ये उसका दक्षिणी सीमा था। किसका? कनिष्क का। इस प्रकार से यदि कनिष्क के साम्राज्यवाद की बात करें, कनिष्क के साम्राज्य की हम बात करें कि कहां से कहां तक था, तो ये सीर दरिया से लेकर के अफगानिस्तान तक और फिर अफगानिस्तान से लेकर करके बिहार तक, बिहार का मतलब बंगाल भी आ गया इसमें, और फिर कश्मीर से लेकर के माने उत्तर में कश्मीर हो गया और नीचे में कहा तो विंध्याचल तक कनिष्क के साम्राज्य का विस्तार था या पाया जाता था। ठीक है, बात समझ में आई। पाटलिपुत्रा में युद्ध के भी प्रमाण मिलते हैं। यहाँ जो स्थानीय शासक था उस शासक से इसका युद्ध हुआ, ये युद्ध का प्रमाण सुई बिहार अभिलेख से प्राप्त होता है। इसलिए बिहार तक उसका विस्तार था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको किताबों में पूर्वी क्षेत्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये उसका फर्स्ट अचीवमेंट था। लिखिए इसको। उड़ीसा भी मिला है। हाँ, विंध्याचल जब हम नाम ले लिए, इसका मतलब क्या है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब क्षेत्र जो है उसके साम्राज्य के अधीन था। यानी भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, अशोक से भी बड़ा। और काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से, मेंस के लिए भी और पीटी के लिए भी। और अभी वो समय है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रांग कीजिए। एक बार चाहिएगा पढ़ने के लिए ना, तो हिस्ट्री तो कम से कम नहीं पढ़ पाइएगा। तो कोई भी टॉपिक्स हो उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे कर करके आगे बढ़े, और एक शर्त है कि उसको रिवाइज करें। जो कॉपी में लिखते हैं कम से कम रिवाइज करते जाएंगे तो आपको याद होता जाएगा, और जब याद होगा तो आपको अपने स्टडी में मजबूती महसूस होगी, तो पढ़ने में मन लगेगा। आदमी का पढ़ने से दिल टूट क्यों जाता है? क्योंकि उसको चीज़ें याद नहीं होती। ठीक है, अगर चीज़ें याद होने लगी या चीज़ें समझने लगे आप, तो फिर पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगा, हिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिटाऊं इसको। उसके बाद दूसरा, अगर उसकी उपलब्धियों की बात करें तो चीन से युद्ध। ठीक है, चीन से युद्ध का वही जो फानफू नामक लेखक ने जो पुस्तक लिखी है, उससे पता चलता है हम लोग को कि चीन में इस समय जो है वो हान वंश का शासन था। ठीक है, हान वंश का शासन, और इसका जो सेनापति था, उस सेनापति का नाम था पांचाओ। क्या नाम था? चीन का थोड़ा बात बताना चाहते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। चीन में कोई भी राजा होता था ना, उसमें देवत्व का आरोपण कर दिया जाता था।
देवत्व के आरोपण की परंपरा और जगहों पर भी है, भारत में भी देखते हैं, लेकिन चीन में एक्सट्रीम पर था। एक्सट्रीम इस मामले में कि एकदम माना जाता था कि आप भगवान ही हैं। उसकी एक प्रकार से चीनी सम्राट की पूजा होती थी। उसने जो भी कह दिया किसी को कोई इनकार नहीं कर सकता था। ऐसी परिस्थिति में चीन का शासक आमतौर पे किसी राजनयिक से नहीं मिलता था। वो तन्हा अकेले रहता था और अपने कामों को करता रहता था। तो जो भी चीन के शासक के काम होते थे उसके जो पदाधिकारी होता था वही करता था। तो जो सेनापति था पांचाओ, इस पांचाओ से कनिष्क ने चीनी राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। किसको? चीनी सम्राट को नहीं, बल्कि चीनी सेनापति पांचाओ को प्रपोजल भेजा कि हम चीनी राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं, और ये युद्ध का कारण बना। हालांकि एक अन का, इसको थोड़ा मत लिखिए, अभी रुकिए, इसको ऐसे नहीं, उसको ऐसे कर देते हैं। कि चीन एवं कनिष्क में युद्ध के कारण, ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसके दो कारण बताया जाता है। एक कारण तो ये कि तुर्किस्तान पर चीन का आक्रमण, ठीक है, और दूसरा कि कनिष्क द्वारा चीनी राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव। कौन बात सही है, किस कारण से हुआ, वो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग विचार है। इसलिए हम दोनों बात का लिख दे रहे हैं यहाँ पे। एक जो रेसिस्ट करने के या वॉर के पीछे कॉज बताया जाता है वो ये कि तुर्किस्तान चीन के बगल ही में था, तो चीन अपने साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, और साम्राज्य विस्तार में उसने तुर्किस्तान पर आक्रमण कर दिया। तो बैक्टीरिया तो उसी का भाग था। तो तुर्किस्तान पर आक्रमण करने का मतलब क्या हुआ कि कनिष्क के साम्राज्य पर आक्रमण करना। तो ऐसे में दोनों के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक सी बात है। और दूसरा, इतिहासकारों का एक वर्ग ऐसा है जो ये कहता है कि वास्तव में जो युद्ध हुआ वो इस कारण से कि कनिष्क ने प्रस्ताव, प्रपोजल भेजा था पांचाओं के पास कि अमुक चीनी राजकुमारी से हमारा विवाह करा दो, और ये वहां के परंपरा के विरुद्ध था। चीनी लोग किसी बाहरी व्यक्ति से विवाह नहीं करते थे, इसको अपना अपमान समझते थे, और ये युद्ध का कारण बन गया। तो इसके वजह से दोनों के मध्य युद्ध होता है, दोनों के मध्य युद्ध होता है। अब देखिए, दोनों के मध्य जो युद्ध होता है वो एक नहीं होता है, बल्कि दो युद्ध होता है। प्रथम युद्ध यानी फर्स्ट वॉर एंड सेकंड वॉर।
ठीक है। तो प्रथम युद्ध में कनिष्क की पराजय होती है। कनिष्क क्या होता है? पराजित होता है। लेकिन उसके बाद दूसरे युद्ध में कनिष्क क्या होता है? तो विजित होता है, वो जीत जाता है। तो इस प्रकार से जो चीन के साथ युद्ध होता है, उस युद्ध में अंततः कनिष्क का जीत होता है। क्लियर? हो गया बेटाऊं। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग जो पढ़ेंगे वो कनिष्क का धार्मिक विश्वास। कनिष्क का धार्मिक विश्वास। देखिए, यहां पर एक बात हम बता देना चाहते हैं आपको कि कनिष्क जितना अपने दिग्विजय के लिए, यानी एक्सपेंसर ऑफ इंपेरियलिज्म के लिए नहीं जाना जाता है, उससे ज्यादा अपने कल्चरल कंट्रीब्यूशंस के लिए जाना जाता है। कि उसने जो अपने शासनकाल में सांस्कृतिक योगदान दिया भारत में, वो काफी महत्वपूर्ण है। और कनिष्क को उसके सांस्कृतिक योगदान के लिए ही ज्यादा याद किया जाता है। संस्कृति में एक भाग धर्म भी है। तो इसलिए अब यहां से जो शुरुआत हो रहा है वो कनिष्क के वास्तव में सांस्कृतिक योगदान से संबंधित जो उसके काम हैं उसके। तो जहां तक कनिष्क के धार्मिक विश्वास की बात है, तो आरंभ से ही वो बौद्ध था। अशोक और कनिष्का में ही डिफरेंस है कि एक अशोक अपने जीवन के आरंभिक समय में शैव संप्रदाय का मानने वाला था, शिव का अनन्य भक्त था। और अपने शासन के 9वें वर्ष में, यानी जब कलिंग युद्ध हुआ, तो उससे प्रभावित होकर के यह कलिंग युद्ध के परिणामों को देख करके उसका हृदय परिवर्तन होता है और 9वें वर्ष में वो बुद्ध, धम्म और संघ में अपना विश्वास व्यक्त करता है। लेकिन कनिष्क के साथ ऐसा घटना नहीं है। कनिष्क सत्ता पे बैठता ही है तो बौद्ध से। तो ऐसी परिस्थिति में इसने बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया वो ये कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का उसने आयोजन कराया। यानी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल का उसने क्या कराया? आयोजन कराया। और ये 4th बुद्धि काउंसिल का स्थान क्या था? तो इसका स्थान एक जगह है कुंडल वन। कुंडल वन कहाँ है? तो कश्मीर में। ठीक है। इसमें सहभागी कितने थे? नहीं, पार्टिसिपेंट। तो सहभागियों की कुल संख्या 500। उस समय 500 का कोई सामान्य
बहुत मामूली संख्या मत मानिए। ये 500 सामान्य लोग नहीं थे, जनरल नहीं थे, ये सभी के सभी बुद्धिस्ट मॉन्क थे, यानी जो बौद्ध धर्म के सर्वोच्च लोग थे वो थे। तो एक हिसाब से बहुत बड़ी संख्या इसको माना जा सकता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे वसुमित्र। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके एकमात्र ऐसा ये संगीति था जिसमें अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। और जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? तो अश्व घोष। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि मानी जाती है वो ये कि इस संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया। दो संप्रदाय में विभाजित हो जाता है। उसमें एक कहलाता है हीनयान और दूसरा कहलाता है महायान। हीनयान और महायान के बारे में पहले ही बता चुके हैं आपको। ये एक्चुअली में आप इसको अगर शब्दों में, ये तो चाइनीज शब्द है, अगर अपने शब्दों में आप बात कीजिए तो हीनयान का मतलब होता है अल्पसंख्यक, यानी कम मात्रा में मानने वाले लोग। और महायान का मतलब हुआ बहुसंख्यक, बड़े मात्रा में मानने वाले लोग। तो ये तो हुआ शाब्दिक अर्थ से। विचारधारा के आधार पर अगर हीन और महायान को आप माने तो हीनयान की जो विचारधारा ये थी कि महात्मा बुद्ध को वो लोग पूजनीय नहीं मानते थे, यानी एक सामान्य पुरुष मानते थे, उपदेशक मानते थे, और उनके उपदेशों को मानना ही अपना धर्म समझते थे। तो इसलिए हीनयान में पूजा नहीं होती है गौतम बुद्ध की। जो गौतम बुद्ध ने मैसेज दिया था, जो बौद्ध टेक्स्ट में उपलब्ध है, उसी का हीनयानी लोग अनुसरण करते हैं। लेकिन महायान बौद्ध में देवत्व का आरोपण करते हैं, डिविनिटी का, कि वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, उनमें डिविनिटी थी, देवत्व था, इसीलिए इनकी पूजा होना चाहिए। तो ये दोनों में बड़ा अंतर है। जहां तक कनिष्का की बात है तो कनिष्का ने महायान को प्रोत्साहित किया, हीनयान को नहीं। और आप गौर से देखिएगा, बहुत बड़ा टेक्निक बता रहे हैं आपको, कि चूंकि कश्मीर में हुआ था तो कनिष्का के द्वारा इस महायान के प्रचार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए क्या किया? तो उपाय किया। यानी जैसे अशोक ने उपाय किए थे कि अपने लोगों को भेजा था उन जगहों पे, तो इसी ढंग से कनिष्का के द्वारा भी बौद्ध धर्म के महायान शाखा के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध मॉन्कों को भेजा था। यही वजह है कि आप गौर से देखिए कि भारत के नीचे जितने भी बौद्धिस्ट देश हैं वो सब हीनयानी हैं, और भारत के ऊपर जितने भी बौद्धिस्ट देश हैं वो सब महायानी हैं। जैसे तिब्बत, चीन, ठीक है, उस सब रूस के बगल में जो आप जाइएगा, जापान, कोरिया, ये सभी के सभी कौन है? महायानी। लेकिन नीचे में आ जाइए, श्रीलंका, मलेशिया, वियतनाम, ये सब के सब हीनयानी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि नीचे में कनिष्का ने काम नहीं किया, इसीलिए वो अपने मूल धर्म में रह गए। लेकिन कश्मीर में
संगीति यानी काउंसिल बैठाया, तो वहां से उसने इन्हीं क्षेत्रों में भेजा था अपने उपदेशक को। इसलिए जो ऊपर वाले क्षेत्र हुए वहां मायानी हो गए। तो ये टेक्निक हम आपको इसलिए बता दिए कि इसी वजह से परीक्षा में ऑब्जेक्टिवली कोई एक कंट्री बोल देगा, दे देगा, सिंपल सा बोलेगा बौद्ध धर्म के किस शाखा को ये मानता है। तो अगर आप अभी से अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि भारत के नीचे जितने भी देश हैं वो सब हीनयानी है, और भारत के ऊपर जितने भी देश हैं वो सब महायानी है। क्या बात बोल रहे हैं? चीन में बौद्ध धर्म का चीनी संस्करण है। जितना चीन में बौद्ध मठ है ना, उतना तो कहीं है भी नहीं। हाँ, पहले ही से आपका, आप जो बात बोल रहे हैं पॉलिटिकली बात बोल रहे हैं, ठीक है। आप जो बात बोल रहे हैं पॉलिटिकली, यानी 1949 के बाद जो माओ से तुंग ने वहां परिवर्तन किया कम्युनिज्म विचारधारा का, तो कम्युनिज्म विचारधारा धर्म को मानता ही नहीं है। धर्म उसके सामने बेकार की चीज है। रूस में भी 1970 में कम्युनिज्म आया तो धर्म को नहीं माना। रूस में तो और बवेला हुआ कि साहब मस्जिदों को, गिरजाघरों को, सबको तहस नहस कर दिया गया। चीन में तो उतना हुआ भी नहीं। रूस में लोग धार्मिक आराधना के लिए अपने घरों के अंदर में तहखाना बनाते थे और वहां अपने बच्चों को जो है धार्मिक पुस्तकों को के लिए ट्रेनिंग देते थे। तो ये बात अपनी जगह पर सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना हुआ कि वहां जो लोगों का धार्मिक विश्वास है वो खत्म हो गया। धार्मिक विश्वास तो है ही है। हम आपको दूसरी शताब्दी ईस्वी का हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो उस समय का जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो उस समय तो यही काम हुआ था। और अभी के कंटेक्स्ट में आप देखिए तो राजनीतिक रूप से नास्तिक देश है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां धर्म का अस्तित्व खत्म कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? बहुत न्यूज वगैरह पढ़े कि खास तौर से मुसलमानों के बारे में बहुत ज्यादा उल्टा सीधा वहां बातें बताई जाती कि वहाँ सिजियांग प्रांत है, मुस्लिम बच्चों को कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता है और ये नहीं करने दिया जाता है, वो नहीं करने जाता है। रखा जाता है, ये बात सच है, लेकिन उससे वहां इस्लाम धर्म को प्रोपगेट करने से रोका जाता है, ये बात गलत है। क्योंकि कम्युनिज्म का जो विचारधारा है वो ये है कि आपकी स्वामी भक्ति पूरी की पूरी राष्ट्र के प्रति रहनी चाहिए। तो इसलिए वो लोग बचपन से ही सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि जो अन्य जाति के लोग वहां हैं उनके बच्चों में भी राष्ट्रवाद की भावना को भरने के लिए उनको ऐसे स्कूल में पढ़ाया जाता है शुरुआती दौर में कि जहां कम्युनिज्म प्रोपगेट हो, उनका बाकी विचारधारा को वो गलत माने। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका व्यक्तिगत जो धार्मिक विश्वास है उसको वो लोग खत्म कर देता है। वहां का कम्युनिज्म रूस के कम्युनिज्म से अलग है। वहां का कम्युनिज्म अपने राष्ट्र के प्रति पूर्णतः स्वामी भक्ति की बात करता है। रूस का कम्युनिज्म विचारधारा के प्रति स्वामी भक्ति की बात करता है। बात समझ में आई आपको? वहां विचारधारा महत्वपूर्ण था, यहां देश महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। दबाने का धर्म का प्रयास दोनों के द्वारा किया गया, हम ये मानते हैं इस बात को, लेकिन धर्म हमेशा से एक व्यक्तिगत मामला रहा है। आप धर्म को जितना भी सप्रेस करना चाहिए वो सप्रेस नहीं होगा। आपकी ताकत जब कमजोर हो जाएगी तो अपने वास्तविक रूप में उभर करके सामने आएगा। भाई 17 से 86 बहुत लंबा हाँ ठीक है 86 1917 से 1986 तक कम्युनिज्म रहा ना रूस में। तो 86 के बाद साम्राज्य वहां जब समाप्त हुआ तो क्या हुआ? क्या लोग नास्तिक ही रहे? तो क्यों नहीं रहे? इसलिए नहीं रहे कि धर्म हमेशा व्यक्तिगत मामला है। धर्म का सामूहिक रूप दिखाई पड़ता है हमको, सामूहिक रूप से बहुत सारे संस्कार हम लोग करते हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन उस सामूहिकता में भी आप गौर से देखिएगा तो एकांतता है,
पर्सनल डिवोशन से। जैसे आप पूजा करते हैं, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, आप सामूहिक रूप से बड़े बड़े पंडाल या मूर्तियां स्थापित कीजिए, लेकिन उन मूर्तियों के दर्शन के समय में अब एक क्षण ऐसा भी आपके इसमें आता है कि आप एकांत होकर के उस मूर्ति का जो है आराधना करते हैं, सामूहिक रूप से नहीं करते हैं। वहां पर बहुत सारी भीड़ रहते हैं, लेकिन जब माथा टेकते हैं या हाथ जोड़ते हैं तो उसमें आपकी एकांतता प्रमाणित होती है, सामूहिकता प्रमाणित नहीं होती है। या आप संस्कृत शब्दों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का, तो वहां पर भी आपका धार्मिक विश्वास में एकांतता और वैयक्तिकता दिखाई पड़ती है, सामूहिकता नहीं दिखाई पड़ती है? हाँ ठीक है, तो वो भी एक रूप है, वो भी एक रूप है, उसे कहाँ इनकार है, लेकिन ये भी एक है कि नहीं? तो आप अगर एक बात कहते तो एक पक्षीय व्याख्या होगा ना। आप जो लेकर के चले कि चीन में तो आजादी नहीं है इसका, तो वो उस आप वन साइडेड होकर के देख रहे हैं चीजों को। आपको अब जो हम समझाया उससे बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल रिलीजियस थॉट उभर करके सामने आया। दुनिया में बहुत बार ऐसा हुआ है, एक बार ये घटना नहीं हुई है। सनातन धर्म के साथ ही हुआ कि बौद्ध धर्म ने समूल नाश कर दिया उसको, फिर 7वीं शताब्दी में जस्ट उसका रिवर्स हुआ। तो ये सारी प्रक्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं, और चलने के पीछे कॉज है कि जब चीजों में बुराइयां आ जाती हैं तो चीज खत्म हो जाता है। आप खुद देखिए ना कि तुर्की इस्लाम का खलीफा न था, उस खिलाफत को कोई गैर मुसलमान थोड़ी खत्म कर रहा था, उस खिलाफत को किसने खत्म किया? तो एक मुसलमान मुस्तफा कमाल पाशा ने खत्म किया, और मुसलमान मुस्तफा कमाल पाशा जब समाप्त कर रहा था तो लोग उसका साथ दे रहे थे, विरोध नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मुस्तफा कमाल पाशा के पहले जो तुर्की था वो वहां के विकास को बाधित किए हुए था, धर्म को जो है वो गलत रूप से इंट्रोड्यूस कर रहा था। तो क्या तुर्की में धर्मनिरपेक्ष रियासत बन गई तो क्या वहां इस्लाम धर्म खत्म हो गया? तो हर जगह साहब प्रमाणित होगा कि धर्म हमेशा व्यक्तिगत मामला रहा है, इसको आप नहीं समाप्त कर सकते। क्लियर? हम तो देखा है कि जो कम्युनिस्ट, हम सब बहुत सारा ताल्लुकाती है, उससे पूछते हैं तुम पूजा करे काहे जा रहे हो, तुम नमाज पढ़े काहे जा रहे हो? भाई मानते हो देयर इज नो गॉड? वहां कम्युनिस्ट पार्टी में अभी भी भारत में है कि पोलित ब्यूरो का मेंबर वही बनेगा जो धर्म को नहीं मानता है। तो हम तो सब पोलित ब्यूरो के मेंबर को देखा कि अपने अपने धर्म को मान रहा है। तो ये तो ढोंग है। तो फिर तो वास्तविक बात कीजिए, सही बात कीजिए, ये मेरे कहने का मतलब है। आप अध्येता जो हैं तो एकांगी अध्येता नहीं बन सकते, बहुपक्षीय अध्येता बनना पड़ेगा। आप सिर्फ एक एंगल से चीजों को नहीं देख सकते। क्लियर? तो ये हो गया तीसरा उसका योगदान धार्मिक क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं कि साहित्यिक योगदान। तो साहित्य के क्षेत्र में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों? क्योंकि इसने कनिष्क ने कवियों एवं साहित्यकारों को राजाश्रय प्रदान किया, और जिन जिन लोगों को राजाश्रय प्रदान किया उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वसुमित्र, अश्वघोष,
चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, ठीक है। अश्वघोष तो काफी महत्वपूर्ण थे, सौंदर्यनंद, बुद्ध चरित्र, ये सब इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। और वसुमित्र तो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। इसके अलावा और भी नाम हम भूल रहे हैं, अभी याद नहीं पड़ रहा है। एक पूरी उसका दरबार कवियों और साहित्यकारों और विद्वानों से भरा हुआ था, इसलिए साहित्यिक क्षेत्र में उसका काफी कंट्रीब्यूशन माना जाता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो कला के क्षेत्र में योगदान, कला के क्षेत्र में आप लोग नाम सुने होंगे, ये हम अलग से पढ़ाएंगे। उसमें एक नाम सुने होंगे मथुरा कला, और दूसरा सुने होंगे आप लोग गांधार कला। ठीक है। भारत में मूर्तियों का निर्माण, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मिलता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो मूर्तियां मिली हैं वो पूजनीय थी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उसका पूजा होता था, ये आप ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं कह सकते। वैदिक पीरियड में मूर्तियों का पूजा का तो विरोध किया गया। वैदिक पीरियड पूरी तरीके से हवन कुंड में मंत्रोच्चारण आधारित एक सभ्यता थी। उसके बाद भी हम लोगों को मूर्तियों का अवशेष दिखाई नहीं देता। मूर्तियां बनाना और उसका पूजार्थक बनाना, ये सबसे पहले जो शुरू हो रहा है वो कुषाण काल में शुरू हो रहा है। देखिए, शिवलिंग अलग विषय है, वो अलग विषय है, हमको कनिष्का पढ़ाने दीजिए ना, ठीक है। जब धर्म पढ़ाएंगे आपको, प्राचीन कालीन धर्म, तो उसमें सारी बात बताएंगे। अभी हमको फोकस करने दीजिए इस पर, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये, और ये स्पेशल टॉपिक आता है आपको एग्जामिनेशन में। तो प्रथम जो मूर्ति जो पूजी गई भारत में, वो किसी हिंदू देवी देवताओं की नहीं पूजी गई, बल्कि बुद्ध की पूजी गई। और बुद्ध की जो मूर्ति पूजी गई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपको, हम उसी एंगल से आपको बता रहे हैं। और बुद्ध की जो मूर्ति पूजी गई, तो बुद्ध की मूर्तियां जो बनी वो दो कलाओं में बनी, एक मथुरा कला और एक गंधार कला। मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है और गंधार जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है। तो ये दोनों कलाओं में जो बुद्ध की मूर्तियां बनी वो अलग अलग बनी। जैसे जो गंधार कला था उसमें बुद्ध को एक चंचलता के साथ दिखाया गया है, लेकिन मथुरा कला में जो है बुद्ध को एक ध्यानी के रूप में दिखाया गया है, सीरियसनेस दिखाया गया है। तो और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं इन दोनों कलाओं की, वो एक अलग टॉपिक ही है। यहां सिर्फ आप इतना जानिए कि मथुरा कला और गांधार कला का जो विकास हो रहा है वो किसके काल में हो रहा है, तो कनिष्क के काल में या कुषाणों के शासनकाल। इस तरीके से 115 ईस्वी तक आते आते इसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद अंतिम शासक जो बनता है उसका नाम था हुविष्क। ये भी आपको परीक्षा में पूछा जाता है। और इसके बाद फिर इस वंश का समापन हो जाता है, फिर इसके जितने क्षेत्र थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुषाण डायनेस्टी ने या कनिष्का ने भारत के सांस्कृतिक विकास में काफ़ी योगदान दिया। तो ये था छात्रों आज का टॉपिक। हम कल के क्लास में जब मिलेंगे तो मौर्योत्तर काल का सांस्कृतिक योगदान एक चीज़ बचा हुआ है, उसको कल के क्लास में देखेंगे। और पूरे मौर्योत्तर काल में सबसे महत्वपूर्ण जो है पढ़ाई के दृष्टिकोण से वो उसका कल्चरल कंट्रीब्यूशन है। चूँकि राजनीतिक अस्थिरता के दौर में अर्थव्यवस्था ही एक ऐसा क्षेत्र रहा जिसने भारत को एक किए रहा। तो
तो हम लोग कल के क्लास में इसी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति